हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं तो आ गया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। करते हैं क्लास शुरू। लेके प्रभु का नाम। आओ आओ पार्थ आओ। प्रणाम भाई प्रणाम। प्रणाम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना देखिए अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रखी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने करीबन 3 चैप्टर हम पूरे कर चुके। हमारा चौथा चैप्टर चलने लग रहा है जिसके अंदर कांग्रेस है। कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ने लग रहे हैं। शनिवार की क्लास के अंदर हमने कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। साल 1911 जो हमने लास्ट अधिवेशन पढ़ा था कांग्रेस का वो था। उसके अंदर वो 11 से क्या बनेगा गा रहा क्या गाने लग रहा था राष्ट्रगान। यानी कि साल 1911 के अधिवेशन में क्या था राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है जी। वहां तक हमने चीजें कर ली थी। शनिवार को कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ कौन कौन से अधिवेशन हुए। अब जो कांग्रेस के बचे हुए अधिवेशन है पहले तो हम उनको निपटाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद भारत के जो भी गवर्नर जनरल हैं फिर हम उनको निपटाने का काम करेंगे। ठीक है जी। आज की क्लास के अंदर हमारे मेनली ये 2 मुख्य टॉपिक हैं। ठीक है भाई। चले वेरी गुड। ठीक है भाई चलो चलते हैं। तो देखो भाई जो तुम्हारा 1911 के बाद जो मेन अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो आया था साल 1916 वाला भाई। ठीक है। ये कहां पर हुआ था तुम्हारा लखनऊ के अंदर साल 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। याद कैसे रखो लखनऊ से क्या बन गया लहू। लखनऊ से क्या बन गया लहू। लहू का मतलब क्या था ब्लड। ठीक है। और आजकल की यंग जनरेशन क्या है खून के चक्कर में पागल रहती है कि खून क्यों नहीं निकला। ठीक है। तो दया कुछ तो गड़बड़ है कि खून नहीं निकला। तो यानी लहू लहू के चक्कर में कौन पागल है कौन बोला हो रहा है। साल 1916 लहू के चक्कर में आज की जनरेशन हो रही है बोला। ठीक है। तो लहू लाइन लखनऊ के अंदर साल 1916 के अंदर आपका अधिवेशन हुआ था। ठीक है जी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई। ये जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे तो अंबिका जी हैं आपकी अंबिका चरण मजूमदार। वो क्या थी इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। कौन थी अंबिका चरण मजूमदार भाई। ठीक है। ऐसे याद रख लो भाई अंबिका जी भी क्या पूरे मजे के अंदर थी कि वाओ ये तो बड़ा अच्छा काम होने लग रहा है। ठीक है। और इसी अधिवेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि साल 1907 के अंदर जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अंदर क्या कांग्रेस ने 7 छोड़ दिया था। 7 से बन गया 7। एक गरम दल बन गया था एक नरम दल बन गया था। तो साल 1916 के अंदर जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के अंदर वो वापिस से कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस दोबारा से एक होगी थी। ठीक है। तो ये चीज भी लिखो साल 1916 के अंदर ही क्या है कांग्रेस का विभाजन भी रद्द हो गया। कांग्रेस का विभाजन भी रद्द हो गया। कब हुआ साल 1916 वाला जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसके अंदर इसका कांग्रेस का विभाजन भी रद्द हो गया था। और विभाजन हुआ कब था हमारा साल 1907 के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा साल 1916 के अंदर ही आपका लखनऊ समझौता भी हुआ। लखनऊ समझौता ये क्या कुछ मामला था जी। साल पूछा था लखनऊ समझौता हुआ कब था तो साल 1916 के अंदर। इसके अंदर क्या कुछ मामला हुआ था। इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल गए थे। कांग्रेस प्लस मुस्लिम जो लीग है ये दोनों एक साथ मिल गए और ऐसे बोले कि दोनों मिलके काम करेंगे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न लखनऊ समझौता कब हुआ साल 1916 के अंदर। तो साल 1916 के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हर एक साथी के याद हुए या नहीं हुए एक बार के लिए बताओ मेरे को। बताओ 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 भाई। इंग्लिश करा दो एच हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की खातिर भाई होने लग रही तनुज का ध्यान सीईटी वाले बैच के अंदर। और अगर आप बोलते हो भाई अलग से तुम्हारा दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का निकालना तो उसका भी अलग से निकाल देंगे। ठीक है।
आज तो भाई मेरा बिरड़ लड़की भाई, वो गाना सुना था ना, बिरड़ लड़की बिरड़, बिरड़ तो क्या मधुमाखी लड़की भाई। मोटरसाइकिल बजाऊं था सुबेरा सुबेरा कि मैं काम सर, और भाई वो तो चलो हेलमेट पहन रहा था ठीक से, नहीं तो कह रहा सारा थोपड़ा सुझा देंगे भाई। एक के दम आए भाई 3-4 नो माखियां का झुंड सा, मधुमाखियां का, और एक के दम बाड़ा गट्टी पर चिपक गई, लग दर्द होना ही रहा देखो। या तो फिर वह मैंने वो लगाई दवाई लगाई इसका, देखो दिखा पूरा लाल लाल नीला नीला हो रहा है। एक वो साबण सुबण रगड़ी नील वाली वाह कौन सी आगर वाह गणा काट कर आगर वाह रिन साबण वाह रगड़ी, फिर एक दो ये टूथपेस्ट चपेड़ी इसका दान वाली वाह, वो क्योंकि उसमें बेस हुआ है एसिड का प्रभाव निष्क्रिय करने खातर। ऐड बड़ा देखो दिखा गोला सा कैड बड़ा हो रहा है, मक्खी लड़ी हुआ ऐसी तकड़ी पूछो ना भाई। ऐसा नु दर्द होया नु लगा तुम किसी नशे काट दी। मैं तो सोचा भाई आज तो मर गया भाई, महा मैं तो सोचा कि मैं महा शरीर में फॉल्ट है गया और मैं नस नाश होगी भाई, फ्लॉप फ्लॉप सौदा मैं मरूंगा आज तो वहाँ। फिर देखा तो मक्खी थी, फिर तोड़गी बगाई पर है ना, बांगा पाछड़ी अड़ची पक्की बेटी की गेटी में। चले भाई आगे आगे देखो भाई, अगला फिर अधिवेशन कब हुआ साल हमारा अगला, उसी से अगले साल क्या हुआ, अरे पीला सूट कौन पहन रहा अरे ना कोलगेट लगा ली भाई, साइंस भी पढ़ावा, हाँ बेस लगा लिया। एक दो जने थे बूतरू मेरे तीनों सलाह देने, नींबू लगा ले नींबू, अरे नींबू का मैं एसिड हो का मधुमक्खी का डंक में भी एसिड हुआ है, उसका थोड़ी ठीक होगा, बेस लगाना हुआ है। ठीक है देखो अगला क्या है, अगला आया हमारा इसी से अगले साल 1917 के अंदर भाई। 1917 के अंदर हमको क्या कुछ मामला देखने मिला। 1917 के अंदर आपको कलकत्ता के अंदर आपका अधिवेशन देखने को मिला कांग्रेस का। याद कैसे रखोगे, देखो 17 मतलब सताना, तुम मेरे को सताने लग रहे हो, तुम मेरे को सताना चाहते हो तो कल आना भाई, आज मत आना, ठीक है कल ही सताना। तो 1917 के अंदर हमारा कहां पर, कलकत्ता के अंदर हमारा अधिवेशन हुआ साल 1917 के अंदर कांग्रेस का। ठीक है जी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये अब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों जी, क्योंकि मैं अभी करवाने लग रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट क्या थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये चीज याद रखना, इसीलिए एग्जाम के अंदर आती है चीज। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, जैसे मैंने आपको नहीं करवाया था परसों वाली क्लास के अंदर, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ये चीज याद होनी चाहिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी। अभी भी बोल लू ना दर्द हो, नस खींचा है ना, दर्द हो ऐसी नस पे बुड़का पाछा गड्ढ होगी गई है। एनी बेसेंट प्लस मतलब एनी बेसेंट क्या, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता के अंदर। ये आपका अधिवेशन 1917 वाला, ठीक है याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट में पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है जी याद रह जाएगा। अगला आता हमारा इसी से मतलब कि कुछ एक साल बाद, 7 साल बाद, साल 1924 के अंदर। 1924 के अंदर कहां पर हुआ जी, बेलगांव के अंदर हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 के अंदर तुम्हारा बेलगांव के अंदर तुम्हारा अधिवेशन। बेलगांव कहां पर है जी, कर्नाटक के अंदर जी। याद कैसे रखेंगे जी, 24 का मतलब होगा चुबना जी, ठीक है। और अक्सर लोगों को एक दूसरे की तरक्की किन लोगों को चुभती है, गांव के लोगों को क्या है, अक्सर अगर उनके गांव के अंदर से कोई जॉब पे लग जाता है तो उनको तरक्की चुभती है। शहर के अंदर ये चीज हम लोग नहीं देखते, क्योंकि शहर के अंदर क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। ठीक है, मान लो आप शहर के अंदर रहने लगे रहो, किसी भी शहर के अंदर रहो, पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता पावे, तो उन्हें किसी ना मतलब है, सारे आपका काम में व्यस्त हुए हैं। गांव के अंदर क्या हुआ है, एक जना पूरा गांव ना जानता हुआ है, अरे एक जना लग भी पूरा गांव जानता हुआ है। ठीक है, ये फलाना घर में छोरा लग गया, छोरी कितने नौकरी लग गई, तो सारा गांव की फूक जाएगी, नो कुकर लाएगी, रुपये देगी लग गया, नूल देगी लग गया, मतलब कि उसका मैं कमी काटने स्टार्ट कर दें, उस चीज ने एक्सेप्ट कौन कराए। ठीक है, यानी बेलगांव जो तुम्हारा गांव है, गांव के अंदर क्या है, अगर आप जॉब लगे तो वो चुभती है। 24 का मतलब हो गया चुभना, वो जॉब क्या है, गांव के लोगों को चुभती, इस तरीके से लगना। ये खास क्यों है जी, क्योंकि इसके अंदर अध्यक्षता करी थी तुम्हारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी क्या थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जी। ठीक है जी, और इसीलिए यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उन सभी में से महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता करी थी, वो था तुम्हारा बेलगांव का अधिवेशन। इसीलिए एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो बेलगांव वाला जो अधिवेशन था, जो कि साल 1924 के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी ने सिर्फ एकमात्र इसी अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता करी थी, और इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी। ठीक है, लिख लेंगे सभी साथी, एकमात्र इसी
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? बिल्कुल बेसिक बेसिक है सर। रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कहां से करें? देसी मोटिवेशन 40 रुपए भुगतान। भाई बैच निकाल तो रख रखा है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए स्पेशल बैच निकाल रखा है भाई। ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, उसको जाके डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाते हो, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच है यार। ठीक है, सारा 500 550 रुपया का है, उसके ऊपर भी अभी डिस्काउंट चल रहा था। और इसके अंदर आपको साइंस भी मिलेगी देखने को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसी के अंदर आपको मैथ है, मैथ तुम्हारा पूरा हो चुका है, सिर्फ अलजेब्रा वगैरह का एक टॉपिक रह रहा है। रीजनिंग तुम्हारी पूरी हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, जिक्के तुम्हारी अभी चलने लग रही है, ये पूरी करवा दो 30 सितंबर से पहले पहले, बस बैच पूरा होने वाला है। ठीक है, चलो आगे। इतनी सभी साथियों के समझ में आ गई। अब 1924 के बाद आया 1925 वाला भाई। साल 1925 के अंदर जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ तुम्हारा कानपुर के अंदर जी। कहां पर? कानपुर के अंदर। और ये जो कानपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी तुम्हारी सरोजनी नायडू ने भाई। किसने? सरोजनी नायडू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। खास बात क्या है जी? सेकंड महिला अध्यक्ष है ये, सेकंड महिला अध्यक्ष, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष प्लस फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी हमने पढ़ा था जी, अभी तो आप देखो, अभी बताता हूं। फर्स्ट भारतीय महिला, अभी आप बोलोगे जी अभी अभी तो आपने बताया कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। हाँ भाई, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही है, लेकिन वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय महिला यार, वो अपना भारत की थोड़ी ना, विदेशी है वह तो। ठीक है, अगर नु पूछो ओवरऑल पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। सेकंड कौन बनी? सरोजनी नायडू। अगर आपको स्पेशल लिख के दे पहली भारतीय, अगर यहां पर स्पेशल मेंशन हो ना पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको सरोजनी नायडू के लगाना। अगर नॉर्मल लिखा है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट के लगाना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे? अब ये जो सरोजनी थी ना, ये सरोजनी कानपुरा के ऊपर बजाती थी थप्पड़। कैसे जी? मैं आपको बताता हूं मेरी बचपन की कहानी। जब मैं 5वीं क्लास के अंदर था, तो हमारी क्लास का में एक मैडम होया करती साइंस की, जिसका नाम था सरोज मैडम। और जिस टाइम मैं छोटा आया करता ना, उस टाइम जैसे तो ये वाले बड़का का जो साइंस नो आवे एक किताब आएगी, उससे मैं सारा सोचता हमारा अगर दी फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। 5वीं क्लास के अंदर भी 5वीं क्लास, क्योंकि नो कहा करते भाई, जैसे मतलब वो उस टाइम ताजा ताजा बोर्ड ताटी थी, तो मतलब पहला बोर्ड क्या करते ताजा ताजा हटी, तो उसका मैं वही सिलेबस चलिया करता। तो मैडम के थी, वह थी खतरनाक। उसने मेरा नहीं के स्वाद आया करता भाई, वह जो करके नुगाया कर दे, क्वेश्चन बना के लिखो, क्वेश्चन बना के। उस टाइम यार इतना दिमाग थोड़ी ना, उस टाइम रट्टू तोते होया कर दे, रटा कर दे सारी चीजें, कुछ समझ में नहीं आया करता। सारी चीजें रट जाओ रट जाओ रट जाओ, हाथ दर दर की रटी जान दे। तो वह मैडम वह देखो एक तरीका था करो तो थी अच्छा काम, लेकिन उस टाइम हमारा दिमाग इतना कौन था भाई, हम इतना अच्छा काम कर लायक कौन थे उस टाइम। तो मैडम के बोली, जैसे साइंस का एक चैप्टर हो गया, मान लिया पहला चैप्टर है गया, नोबल इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया, उसने समझाया दिया। नोबल अब इस पूरे चैप्टर के अंदर से ना मैं सोमवार को क्वेश्चन दूंगी, तुमको खुद बना बना के लिखने हैं। अरे मेरी मैडम हमना आंधी को इतनी अंग्रेजी और इंग्लिश मीडियम न्यारे ले रहे थे, इतनी इंग्लिश आवे कौन थी कि बना बना के किमें किमें लिख दिया, कुछ भी नहीं आया करता भाई। तो वो एंडो बैंडो मांडी जाते। ठीक है, 30 नंबर का टेस्ट लिया कर दे, नंबर आया कर दे 10 12 इतने नंबर, क्योंकि रट्टू तो आया कर दे हम तो भाई। पूरी बुक ना पूरा चैप्टर ना कुकर रट के जावे, एनसीईआरटी की बुक आया कर दी 2-3 पन्ने तो कौन रटे जावे। ठीक है, तो वह पूछ लेंदी कि मैं उसका मतलब कुछ आया कौन करता, बेरे ने करता प्रश्न कर ले, बेरे ने करता कर ले, फिर वह पिट्या कर दी, उसना स्वाद आया करता। वह नुगाया कर दी, जिसके भी 30 में से 20 से कम सारे खड़े हो जाओ, आम सारे बालक खड़े हो जाया करते भाई। फिर उस पास वाली लाइन में छोई होया करते, उड़ता डंडे मारने स्टार्ट कर दी, फटक फटक सारी छोरियां आंखों में पानी भर लेती। अरे हाँ रो क्यों बावड़ी, 2 डंडे मारोगी, रोन लाग जाती भाई। फिर छोरे वाली लाइन मान दी, फिर मारा धरने स्टार्ट कर दी, धड़ 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 आम बैठा कर दिया, आखिरी लगा दी भाई। मेरा गेल बेरा नहीं, उसने के पर्सनल दुश्मनी थी, डंडा तो दर देंदी नो। और भाई एक मारा कर दी गाल घुमा के, पटक देसी नो आवाज आया कर दी, और मैं अखन फर फर कराया करता नो, सीधा सीधा गाल सीधा गाल सीधा गाल, और मारा कर दी गाल बनो
चारों ही आंगलियां निशान छप जाएगा, खाल कट्ठी हो, ठीक है, एक इस गाल में मार दी, एक इस गाल में, दोनों लाल बना। और उसकी खास बात यह थी 5वीं घंटी में उसका पीरियड आया करता, ठीक है, यानी उसका अगली घंटी आकर दी, रिसेस आधी छुट्टी आया कर दी, ठीक है। तो 5वीं घंटे में मार के गाल लाल बना देंगे, आधी छुट्टी में बाहर जाने सारे अरे पिट किया रे, पिट किया रे, मतलब दूनी माटी कुटिया कर दी, ठीक। जितना मेरा मन में तो बैर हो रहा। सरोज नाम किसी का है, बहुत खतरनाक पाओगे, मतलब बचपन का डर बैठ रहा भीतर में। सरोज नाम की छोरी आ जाना, मैंने भीतर डर लगने लग जा, मैं तो खतरनाक पाओगे कि मेरा लात लुत के मार दे वहां, ठीक है। तो उसी टाइप से ऐसे याद कर लो, सरोज मैडम की थी, कान का ऊपर कान पूरा बजाया कर दिया, हम मारा कर दी, कान पर घुमाएगी, भीत में जाएगी, लगा कर दिया हम, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा। साल 1925 आगे चले। अब 1925 के बाद अगला साल आता है हमारा साल 1929, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929। 1929 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ये कहां पर हुआ? ये हुआ भाई तुम्हारा लाहौर के अंदर। कहां पर? लाहौर। लाहौर के अंदर तुम्हारा कांग्रेस का 1900, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो लाहौर भी अपना था उस टाइम। तो लाहौर के अंदर कांग्रेस का आपका अगला अधिवेशन हुआ साल 1929 वाला, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो इसकी अध्यक्षता करी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे इसके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा क्या है, इसकी अध्यक्षता करेगी, ठीक है जी। इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया। मतलब कि लोग पहला जो कर अंग्रेजा थी अपना ना नु कही थी ना, हमने स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब 100 का मतलब होगा खुद, राज का मतलब होगा राज, ठीक है। हमें खुद का राज चाहिए। तो आप ना शुरुआत में कहीं अंग्रेजा लगे कि हमें खुद का राज चाहिए, अंग्रेज नाट के मना करके नो बोले नहीं खुद का राज नहीं मिला, 50-50% मिल जाएगा, मतलब शासन हमारा रहेगा और तुम भी शासन कर लो। अंग्रेज भी इलेक्शन का उठेंगे तो हम भी उठियो, 50-50 कराएंगे सारा का सारा सौदा, ठीक है। जिसका हाथ में जितनी छूटा होगी वो सरकार बना लेगा, लेकिन भाई पूरा शासन को नहीं देवा, ठीक है। फिर नु बोले कि आमना चाहिए पूरा स्वराज, यो आधा पर्दा सिस्टम को नहीं आमना पसंद, हमको चाहिए फुल स्वराज, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, यानी जो अधिवेशन के अंदर जो पेश किया, वो 1929 के अंदर किया गया था और इसको पारित भी कर दिया। मतलब जितने भी सदस्य थे कांग्रेस की, उन्होंने ये चीज मानी कि हाँ भाई हमको चाहिए पूरा राज खुद का, हमें कोई भी चीज अंग्रेजों के साथ कुछ भी नहीं बांटना, सारा हमें खुद का चाहिए, ठीक है। तो ये 1929 के अंदर हुआ था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है जी। अगला जो अधिवेशन हुआ वो हमारा हुआ साल 1931 के अंदर, जो कि हुआ था कराची के अंदर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। साल 1931 के अंदर कहां पर हुआ तुम्हारा? कराची के अंदर हुआ भाई, कराची में हुआ, ठीक है जी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? इसका सिर्फ आपको अध्यक्ष याद रखना है और याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? इसकी अध्यक्षता करी गई तुम्हारे सरदार पटेल जी के द्वारा भाई, ठीक है। सरदार पटेल, इसको याद कैसे रखो अभी याद करवाता हूं। सरदार पटेल याद रखने की सिंपल सी निंजा टेक्निक देखो। 1931 के अंदर एक भाई 31 लाएगा रही थोड़ी सी, एक थाली पानी दे देगा, एक प्लेट पानी दे देगा, ठीक है। पटेल से क्या बन गया? प्लेट, पटेल प्लेट, ठीक है भाई। एक प्लेट पानी दे देगा, 30 लग रही, 31, 30 का मतलब होता है प्यास, प्यास लगी हुई भाई, मेरे को एक प्लेट पानी दे देगा, ठीक है। तो सरदार पटेल जी के द्वारा 1931 वाला जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करी गई थी, जो कि कहां पर? कराची के अंदर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। फिर आता हमारा साल 1937 का, बस इसके बाद एक दौर रह गया। 1937 के अंदर जो अधिवेशन हुआ, ये हुआ तुम्हारा फैजपुर के अंदर भाई। कहां पर हुआ? फैजपुर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी, वही उन्हीं के द्वारा करी गई, फैजपुर में। इसकी खास बात क्या है? जिसकी खास बात अभी बताता हूं तुमको। अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? वही अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई। लेकिन खास बात इसके अंदर ये हमारा पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव के अंदर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। अभी आप बोलोगे जी अभी आपने 2 मिनट पहले बताया कि ये भी गांव के अंदर हुआ था, बेलगांव। भाई ये शहर का नाम बेलगांव है, गांव का नाम नहीं है, ये शहर का नाम बेलगांव है। आज जैसे गुड़गांव नहीं था, गुड़गांव शहर है, गांव थोड़े ना है, तो उसी टाइप से बेलगांव कर्नाटक के अंदर ये शहर का नाम है। तो जो पहला जो अधिवेशन जो गांव के अंदर हुआ कांग्रेस का, होता फैजपुर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चीजें समझ में आई तो लिखेंगे सभी साथी। फर्स्ट अधिवेशन जो गांव में हुआ,
जो गांव में हुआ। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? 1937 फील लाइक ए हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, 1937 यानी 1937 के अंदर ऐसा फील होता है जैसे कि मैं हेवन में आ गया। हेवन का मतलब मैं स्वर्ग के अंदर है, क्योंकि गांव के अंदर आपको साफ हवा मिलती है, साफ पानी मिलता है, खाना भी अच्छा मिलता है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप स्वर्ग के अंदर आ गए, यानी फैजपुर। भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है जी। अब आया हमारा अगला साल 1938-39 का। ठीक है, और इन 2 सालों के अंदर जो सिस्टम चला वो चला गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस जी का। दोनों के अंदर तकरार होने लग रहा था। ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप सभी को पता कब हुआ था जी? 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही क्या मनाया जाता है? आपका पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया था। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है 4 से 5 बार कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर सेलिब्रेट होता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पराक्रम दिखाया था, इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर क्या 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होता है जी। तो अब मामला बताओ जी, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि एक बार आया साल 1938, एक बार आया साल 1939। 38 के अंदर क्या है भाई? जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं भाई, इनको क्या है, मतलब कि गुजरात के अंदर ये अधिवेशन हुआ था तुम्हारा 1938 वाला। और इसके अंदर क्या है, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी एक बार। गुजरात में हुआ था भाई, एंड बोस को, सीधा बोस लिख दो ना, बोस को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है जी, ये तो मामला हो गया। लेकिन जो अधिवेशन तुम्हारा 1939 के अंदर हुआ, 1939 के अंदर हुआ, ये हुआ तुम्हारा मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर भी तुम्हारा मतलब बोस जी हैं, बोस जी को ही क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन गांधी जी इस चीज से खुश नहीं थे कि वह बोस को दोबारा से अध्यक्ष चुना गया। तो इस वजह से क्या है, बोस ने क्या है 1939 के अंदर जब ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये चीज पूछी गई है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, इसमें भी बोस चुने गए। अध्यक्ष कौन चुने गए? बोस चुने गए। लेकिन क्या, लेकिन गांधी जी सहमत नहीं थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, महात्मा गांधी जी सहमत नहीं थे इस चीज से कि वह बोस तू बना है इस साल भी। ठीक है, तो इसीलिए क्या इन्होंने इस्तीफा दिया। एग्जाम के अंदर यह पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दिया गया? तो मध्य प्रदेश के अधिवेशन के अंदर क्या, जो कि 1939 के अंदर हुआ था, उसके अंदर क्या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दिया गया। लेकिन 1938 वाले के अंदर ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बट लेटर क्या हुआ? एस सुभाष चंद्र बोस, हाँ राधिका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ, फिर जब बोस ने रिजाइन दे दिया, तो इनके रिजाइन देने के बाद 1939 के अंदर ही क्या है, 1939 में ही राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया है, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति जी भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। चीजें समझ में आई? जब इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो रिजाइन देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब हम लोग 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ये जो अधिवेशन है मोटे मोटे तुम्हारे हो गए पूरे। अब हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने। इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के सर्वाधिक चुने गए अध्यक्ष का नाम बताओ। ये 2-3 प्रश्न पूछा है, दोनों तीनों तुमको आने चाहिए भाई, किसके अंदर क्या कुछ पूछा है मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आजादी से पहले बोल लो या स्वतंत्रता के समय।
कांग्रेस का अध्यक्ष, ये पूछे गए एग्जाम के अंदर, तभी तुमको करवाने लग रहा हूं। एक ये प्रश्न आपको याद रखना जो कि 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, बाकी तो मैं तुमको करवा चुका हूं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, युवा अध्यक्ष। देखो बाकी मैं तुमको करवा चुका हूं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल, ठीक है, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका। गांधी जी ने एकमात्र कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? कौन से की? बेलगांव, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। स्वराज कौन से में पारित हुआ? 1929 के अंदर हुआ। तो ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं भाई कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार चुने गए अध्यक्ष कौन से? भाई ऐसे अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका सबसे ज्यादा बार चयन हुआ था। तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये क्या थे? कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जिनका सबसे ज्यादा बार है चयन हुआ था अध्यक्ष के पद के ऊपर, ठीक है जी। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष बोल लो या स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी। ये पूछे गए हैं भाई, आप चेक कर सकते हो नेट के ऊपर में प्रीवियस ईयर के अंदर ये आए हुए या नहीं आए हुए। तो ये चीज भी याद रखना। इसको याद दो, जेबी कृपलानी। भाई ए भगवान आपने कृपया की कि भाई कृपलानी जी को अध्यक्ष बना दिया और आपकी कृपया से हमारा देश आजाद हो गया। इस तरीके यानी आजादी के समय जेबी कृपलानी थे, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। इसको चलो मदन मोहन मालवीय। भाई एक आदमी के 3-3 नाम थे तो 3 बार अध्यक्ष बन गया, सबसे ज्यादा बार बन गया। इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। और जो सबसे युवा थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद। जो व्यक्ति कलम का प्रयोग करता है वो हमेशा युवा रहता है, अबुल कलाम आजाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं और कांग्रेस का रोड़ा हो गया है खत्म। चीजें समझ में आई? कांग्रेस से रिलेटेड जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो तो चलो एमसीक्यू बाद में करें, कल निपटाएंगे। लेकिन जो भी थ्योरी तुम्हारी आई हुई प्रीवियस ईयर के अंदर कांग्रेस से रिलेटेड वो सारी मैंने आपको करवा दी है। एक बार के लिए सभी साथी बताओ कांग्रेस के सारे अधिवेशन और ये जो थ्योरी है तुमको क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, हाँ क्या दादा भाई नौरोजी सबसे ज्यादा बार बने थे? बेबी कृपलानी नहीं है, जेबी कृपलानी है। मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिल्ली पुलिस है? सर दिल्ली पुलिस वाले बैच में डेली लाइफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपने ऐड नहीं किया। कोई ना भाई, याद नहीं रहा, अभी कभी कर दूंगा मैं क्लास खत्म होते ही, ठीक है। क्लास जिस टाइम खत्म होना ना उस टाइम कमेंट करके याद दिला दिया आशु शर्मा, ठीक है। अभी तो क्लास लेने लग रहा है कि मेरा लास्ट लग याद ना भी रहा है। चलें भाई आगे। रेलवे एनटीपीसी जो +2 लेवल का एग्जाम है उसकी आंसर की आ चुकी है भाई। क्या हुआ? हाँ पीवाई क्यू क्वेश्चन तो कल करेंगे ना, मत करो, एसएससी ने मना किया। अरे कुछ को नहीं पीवाई क्यू, मैं अरे प्रश्न का ऊपर लिखूंगे पीवाई क्यू है। अच्छा ही बालक से एसएससी तो के मना कर देगी। चले आगे। पीआरओ तुक्केबाज और क्या हाल है मास्टर? बच के रहिए, तेरी फील्डिंग सेट है। पीआरओ तुक्केबाज ऐसा इलाज कर दूंगा पेशाब की तुर्री बंद को नहीं होगी हफ्ता लग। आओ चीज समझ में, थोड़ा थाना में लागेंगे ना पाछा उस पर सीलियां में लिटा लिटा की पटे, सारी फील्डिंग हट जाएगी तेरी। रैंडो बैंडो तो लगाइए ना, फील्डिंग समेत पेल दिए जाओगे।
कदे नो समझो वही से। चलें भाई आगे, शाबाश। ठीक है भाई आगे चलते हैं, ये चीजें होगी क्लियर हर एक साथी के। अब आते हैं हम लोग गवर्नर जनरल के ऊपर। गवर्नर जनरल का क्या कुछ रोला था। अब देखो गवर्नर जनरल हो गए वो, इस ये अलग अलग सिस्टम था। देखो क्या है आपको पहले तो क्लियर कर देता हूं। गवर्नर जनरल देखो, एक तो आएगा आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है जी। एक आएगा तुम्हारे पास बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और एक आएगा तुम्हारे पास वॉयसरॉय, और उसके अंदर आएगा सिर्फ भारत का प्रथम वॉयसरॉय। तो ये तीन अलग अलग प्रश्न आते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं 4 से 5 बार। एक बार के लिए सभी साथी बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। किसका के कुछ आ रहा है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। कैनिंग, बेंटिक, एस्टिंगस। देखो आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक याद आया, जिसने सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था, बेंटिक से बैन बन गया। ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ ले तो वो था वॉरेन एस्टिंगस। ठीक है जी। और भारत का प्रथम वॉयसरॉय पूछ रहे तो आपको याद होगा 1857 की क्रांति के बाद, अभी थोड़े दिन पहले तो करवाया था, क्रांति के बाद किसका गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के क्या रख दिया था, वॉयसरॉय रख दिया था। और पहले वॉयसरॉय कौन बने थे, कैनिंग जी बने थे। ठीक है, जो कि देश को कैरी करते हुए चले, मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये याद रखना, तीनों प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बकायदा 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन एस्टिंगस, वॉयसरॉय भारत का पहला तो कौन था, कैनिंग। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए सभी साथी बताएं। ग्रुप डी का पेपर कब है, अगले साल होगा भी नहीं होगा। अरे यार देखो मैं आपको यार वह चीज फेरता रहा दिमाग में। अभी तो देखो पहला तो सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट आओगा, ग्रुप सी का रिजल्ट। ठीक है यार, ये रिजल्ट का ही पे पता नहीं कदा होगा, क्योंकि अखबार का मैंने दे रखा था कि अभी कमीशन की तरफ से जो एजी ऑफिस है, यानी जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा के, उनसे परमिशन मांगी गई है कि क्या हम पोर्टल खोल दें, जो कैटेगरी चेंज का जो पोर्टल खुलना है वो। यानी सीधी बात है, रिजल्ट था पहले तो पोर्टल खुला, जब तक पोर्टल नहीं खुलता इतना तो तुम उम्मीद रखो है ना भाई रिजल्ट नाम की कोई चीज आओगी। तो पहला पोर्टल खुलने दो, उसका पास रिजल्ट के ऊपर चर्चा करियो। तो पोर्टल आप ही माने चला भाई, देखो अखबार का मैं तो यह चीज दे रखी थी भाई इस हफ्ते खुल जाए, बाकी मना आज क्या तारीख होगी, 15 तारीख हुई है गे, क्या है कंप्यूटर 15 है। ठीक है, बाकी मैंने इस हफ्ता मुश्किल लगा पोर्टल पार्टल खुलना। अगर खुल भी जाता, मैं मान के चलता हूँ 20 तारीख के आसपास अगर खुल जा, तो एक हफ्ता तो हम समझो पोर्टल पर करेक्शन होगी, एक हफ्ता का तो टाइम देवेंगे। उसका पाछा भी ये समझो, अगर एक हफ्ता ही ना पोर्टल के ऊपर टाइम दे, उसका पाछा भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके मतलब मैक्सिमम छोड़ो मिनिमम से मिनिमम हफ्ता 10 दिन का समय और लगेगा, तब जाके तुम्हारे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बनाए। देखो मेरा हिसाब था जो तारा रिजल्ट आज का ग्रुप सी का, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं हूं, सीईटी हरियाणा के अंदर या तो तुम्हारा दशहरा पर मना मुश्किल दिखा है। अगर पोर्टल तुम्हारा आजकल के अंदर खुल जाता है, बस 15 तारीख होगी ना, यानी 2-3 दिन के अंदर अगर तारा पोर्टल खुल जाए तो दशहरा पर संभावना है, बाकी फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर ये खुला, फिर तारा मतलब कि रिजल्ट आने की संभावना होगी फिर सीधी दिवाली पे। ठीक है, जड़ती मैं अपना अंदाजा मारूं उस हिसाब था, फिर उस हिसाब था तो हम देखो तो आगा हरियाणा पुलिस का पेपर कितने मतलब कि दिसंबर जनवरी तक जाएगा, दिसंबर जनवरी भाई रिजल्ट आएगा, फिर फटाफट से बढ़िया चल लगा सौदा, फिर ढीला मना लगाइयो। फिर ग्रुप डी का पेपर भी ले होंगे, ग्रुप डी का पेपर अगले साल सोचो तुम फरवरी मार्च तक जाके होगा। ठीक है, ये तो आपने सोचो फरवरी मार्च कह दिया, लेकिन सिलेबस भी तो पूरा करना पड़ेगा। ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2-3
कम से कम 6 महीने तो सिलेबस पूरा करने खातर से, फिर उसकी रिवीजन मारनी और बहुत सौदे हुए हैं। ठीक है, तो अभी सारा सौदा चलेगा, लेकिन तुम तैयारी तो करो। उससे पहले तो दिल्ली पुलिस ना लिपटा दें, टेंशन ना लो। दिल्ली पुलिस का पेपर भी लायक भी लोगे, इतना सीट का तारा रिजल्ट होगा, इतना तो लिपटा देंगे सारा सौदा ना। ठीक है, ये चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई। याद कैसे, भारत का पहला गवर्नर जनरल भाई जिसने आते ही बैन लगा दिया, हम तो उसी को बनाएंगे भारत का पहला गवर्नर। बंगाल की बात होगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स भाई, हमने अंग्रेज क्या बोले, बोले हम लोग टेस्टिंग के लिए सबसे पहले गवर्नर जनरल यूज करें, जिसको हेस्टिंग्स टेस्टिंग के लिए यूज किया। कैनिंग क्या था, आपका पहला वो इसरो था। ठीक है जी, अब हम लोग पढ़ते गवर्नर जनरल के बारे में। तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल थे आज उनके बारे में। ठीक है, बंगाल वाले कल पढ़ेंगे और वॉइसरॉय भी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे सिर्फ जो भारत के गवर्नर जनरल थे, एक दो वॉइसरॉय भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जिन्होंने कुछ अच्छे काम करे, एक बार सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, बच्चे हुए फिर हम लोग कल करने का काम करेंगे। क्या हुआ गुरु, जेल वार्डन के लिए सीरीज चालू कर दो। जेल वार्डन कौन सा भाई, दिल्ली वाला के? पढ़ ले भाई, पढ़ ले राजपाल, पढ़ ले अंकल जी, क्यों बकवासबाजी कर रहा है। देखो अब हम लोग पढ़ते, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का एक तो आपको शासन टाइम पीरियड याद रखना भाई, कब से कब तक थे। मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया था भाई, इन्होंने 1829 के अंदर सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था। 1829 फाइन लगेगा, याद करो। ठीक है जी, तो ये मेनली आए थे 1828 से 35 के बीच में इन्होंने काम किया था। 1828 याद रखना बस, 35-35 का रोड़ा छोड़ दो। इन्होंने मेनली काम क्या क्या किए थे, पहला काम किया था सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया। सती प्रथा पर बैन लगाए, इनके काम आपको याद रखने हैं बस। 1829 के अंदर एग्जामिनर यही पूछा, सती प्रथा के ऊपर बैन किसके शासनकाल के दौरान लग गया, किसने लगाया, यही चीजें पूछता है। ठीक है जी, इसके अलावा इन्होंने सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया। सर्किट जो अदालतें होती थी समाप्त कर दिया। किसके द्वारा कराया गया, बेंटिक के द्वारा कराया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी किसके बारे में, बेंटिक के बारे में। पहला सती प्रथा के ऊपर बैन राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और दूसरा सर्किट न्यायालयों के ऊपर इन्होंने बैन लगाने का काम किया था। ठीक है जी, इसी के साथ ही इन्हीं से जो अगला जो गवर्नर जनरल बना था जिसका नाम था मैकाले मिनट, याद भी होगा आप लोगों को, मैकाले मिनट बोलते हैं, मैकुले मिनट भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया मिनट भाई, 1 मिनट में तुमको सारी मतलब की अंग्रेजी याद करवा दूंगा। यानी कि आधुनिक शिक्षा का जनक जिसको बोला जाता था वो था मैकुले मिनट। ये भी तुम्हारा गवर्नर जनरल था। इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, और इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये पूछा जाता तुमसे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, आधुनिक शिक्षा का जनक। ठीक है, और इसका बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता आज तक। तो इसका नाम था क्या, मैकुले मिनट। ठीक है, मैकुले मिनट क्या था तुम्हारा, भारत के अंदर जो मॉडर्न जो तुम्हारी शिक्षा प्रणाली है उसका जनक माना जाता है किसको, मैकुले मिनट को। चीजें क्लियर हुई या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 मिनट के अंदर तुमको सारी मॉडर्न शिक्षा याद करवा दूंगा। ठीक है जी, क्लियर होगी चीजें। बेंटिक और मैकुले मिनट का रोड़ा हो गया खत्म, दिमाग के अंदर घुसाया नहीं घुसाया एक बार के लिए बताओ। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था मेटकोफ। क्या नाम था, मेटकोफ। और इसका शासनकाल आया लगभग 1 साल तक इसका शासनकाल रहा था, 35 से 36 तक। मेटकोफ, ठीक है, कब तक इसका शासनकाल रहा, साल 1835 से 36 तक इसका शासनकाल रहा। मोटा मोटा 1-2 साल का रोड़ा था। इसको मेनली किस लिए जाना जाता है, भारतीय प्रेस का स्वतंत्र, जो मतलब भारतीय प्रेस का जो मतलब कि एक तरीके से जो मुक्तिदाता है। तो भारतीय प्रेस पहले अंग्रेजों के अंडर काम करती थी, मतलब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखे थे भाई आप मतलब कि कुछ भी चीज छापो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ मत छापो। तो मेटकोफ ने बोला कि आप ये अंग्रेज है यार, अपने को खौफ खाने की जरूरत है। खौफ से बनेगा खौफ, अपने को खौफ खाने की क्या जरूरत है, करो प्रेस को स्वतंत्र, कुछ फालतू करें तो गोली काट दें, फांसी पटाएंगे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके मेटकोफ ने क्या क्या बोला, मेटकोफ खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भारतीय प्रेस का को मुक्त कर दो भाई। ठीक है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था भाई, का मुक्तिदाता वो कौन था, मेटकोफ था। वो क्या था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता था। ठीक है, प्रेस वाला
ठीक है, शाबाश शाबाश। आगे चलो भाई, मैटकोफ का रोड़ा भी यहीं पर होता खत्म। उसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल आता, भी सारे इंपोर्टेंट करें, ऐसे तो बहुत सारे भाई, सारे याद रखने कोई फायदा नहीं, ना एग्जामिनर पूछता। डलहौजी भाई, अब आता डलहौजी का क्या कुछ रोड़ा था। तो डलहौजी आप सभी को पता ही कब आया था, 1848 से लेकर 56 तक आपका डलहौजी रहा था, 1848 से 56 तक। पहला जो इन्होंने देखो, डलहौजी ने सब तक गणे काम करे थे, तो आपको सारे के सारे काम याद रखना, एग्जामिनर पूछता डलहौजी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला चीज तो ये क्या लेके आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपको करवाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हड़प की नीति, ठीक है। और हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने किसे सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के अंदर मिलाया था, क्या चीज थी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति है, ये किसके द्वारा पेश की गई, डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। और इसके तहत सबसे पहला कौन सा था, सतारा था, याद करो 1848 के अंदर। उसके बाद संबलपुर आया, फिर उदयपुर आया 1852 के अंदर, ठीक है। 1853 के अंदर झांसी आया, याद आया या नहीं आया, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पहला काम इसने यो कराया भाई डलहौजी के द्वारा, भाई अड़प की नीति, जिसका कोई छोरा नहीं है उस राज्य को अड़प लिया जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा इसी के शासनकाल के दौरान पहली रेल लाइन भी थी भाई, पहली रेल लाइन स्टार्ट हुई, ठीक है। कहां से कहां कब हुई, 1853 के अंदर, बंबई से ठाणे के लिए। कहां से, बंबई से ठाणे के लिए क्या है, 1853 के अंदर पहली रेलवे लाइन, साल भी याद रखना, ठीक है। ये स्टार्ट हो, ऐसे भाई तुम हवा के अंदर ऐसे तैरते हुए जाओगे, रेल इतनी फास्ट स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो पहली रेलवे लाइन का शुभारंभ भी किसी ने किया, डलहौजी के द्वारा ये चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है जी। इसके अलावा डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम है वो भी पेश किया। विधवा पुनर्विवाह कब पेश किया जी, ये पेश किया साल 1856 के अंदर। विधवा क्या, विधवा पुनर्विवाह पेश किया गया किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, ठीक है जी। अब इसी के द्वारा क्या था तुम्हारा, एक और मैंने आपको करवाया था शिक्षा के लिए, क्या, वुड्स डिस्पैच, याद आया नहीं आया, वुड्स डिस्पैच किसके समय के ऊपर लागू हुआ था, ये भी किसके, डलहौजी के समय के ऊपर तुम्हारा वुड्स डिस्पैच आया था साल 1854 के अंदर, ठीक है। पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है जी। इसके अलावा डाक अधिनियम, पहली बार जो डाक सेवा जो तुम्हारी स्टार्ट हुई, यानी डाक अधिनियम, डाक टिकटें वगैरह जारी हुई, तो वो भी किसके समय के अंदर जारी हुई। अगर पूछ रहे डाक टिकटें किसके समय जारी हुई या डाक अधिनियम कब आया, डाक का कानून कब आया, तो डलहौजी के टाइम पर, डैश डलहौजी डैश डाक, ठीक है। डाक अधिनियम हो गया। या फिर टेलीग्राफ जो लाइनें थी, जो अंडरग्राउंड जो लाइन बिछाई थी टेलीग्राफ की लाइनें, ठीक है, वो भी क्या है हमारी जो फैली थी पूरे भारत के अंदर, वो भी इसी के टाइम पर हुई, टेलीग्राफ लाइन पूरे भारत में फैली। तो ये इतनी चीजें तुमको याद रखनी किसके बारे में, डलहौजी के बारे में, और इससे बार कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही एग्जामिनर पूछता है। क्या क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, पहली रेल लाइन तुम्हारी स्टार्ट हुई, विवाह विवाह पुनर्विवाह लिख दिया, विवाह नहीं, विधवा पुनर्विवाह, एक सेकंड को, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। वुड्स डिस्पैच 1854, डाक अधिनियम, टेलीग्राफ लाइन पूरे भारत के अंदर फैली। ये चीजें क्या है, डलहौजी के टाइम पर हुई थी, बिल्कुल जी। क्या विद्याधर, वुड्स डिस्पैच मीन्स प्रियंका मोठिया, बेटा पिछली क्लास से देख लेना, पता लग जाए वुड्स डिस्पैच क्या है। वुड्स डिस्पैच एक मतलब कि एजुकेशन की पॉलिसी थी, ठीक है, जिसके अंदर ये चीजें कही गई थी कि हाँ भाई अंग्रेजी शिक्षा किस क्लास के अंदर सिखानी चाहिए, ठीक है, बच्चों की जो लोकल लैंग्वेज है वो किस क्लास के अंदर सिखानी चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लासों के अंदर मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हर एक चीज को बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो अगले टॉपिक तो रह जाएंगे, ठीक है। तो आप शायद मेरे हिसाब से आप नए आए मिलोगे तो आप पिछली क्लास से देख लेना, आपको पता लग जाए वुड्स डिस्पैच क्या पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखे हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब आगे चलते, अगला आता है जो हमारा गवर्नर जनरल, उसका नाम था मेयो, ठीक है। सारे आपका नाम गागा लॉर्ड लगाया कर दे, आप ही लगावा को नहीं, मत हो रहे कि मैं लगा दूं इनका नाम गागा, फिर वो चीज शोभनीय नहीं होगी, शोभनीय हो जाएगी, ठीक है। तो मेयो था, मेयो का शासनकाल याद रखना, साल 1869 से 72 के बीच में मेयो आया था, ठीक है जी। मेयो ने क्या क्या चीजें लागू करी, मेयो के टाइम पर पहली जो खास बात हुई वो थी, पहली उसको बोलते हैं फर्स्ट अव्यवस्थित जनगणना, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसना, फर्स्ट इरेगुलर जनगणना बोल रहे हैं शायद। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने का आज आखिरी दिन, नहीं करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना। अच्छा भाई, देखो भाई, तो क्या था, मेयो के टाइम पर पहली
फर्स्ट इर्रेगुलर जनगणना, इर्रेगुलर का मतलब वैसे एक जनगणना करवा के देखी थी, वो किसके टाइम पर हुई? अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली जनगणना कब हुई तो वो हुई थी साल 1872 के अंदर। ठीक है, याद कैसे रखोगे? 1872 के अंदर देश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यानी इंप्रूव करने के लिए क्या है, हमने पहली बार जनगणना करी थी। मेयो के टाइम पर यह जनगणना हुई थी। ठीक है जी, मेयो के टाइम पर ही क्या है, पहली बार भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बोल देते हैं जिसको। ठीक है, तो ये भी किसके टाइम पर आप जनगणना करने लगे रहे हो तो इकोनॉमिक का भी जनगणना कर लो। ठीक है जी, अब ये जो मेयो था ना, इस मेयो को एक अन्य नाम से जाना जाता था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। और एग्जाम के अंदर ये 4 से 5 बार आ चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए हैं। एग्जाम के अंदर ये चीज आई थी कि शेर अली अफरीदी के नाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था, तो वो था मेयो भाई। ठीक है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर अली अफरीदी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है जी, मेयो के बाद आया तुम्हारा रिपन। ठीक है, रिपन ऐसे बोला मैं आते ही रिबन काटूंगा। एक और काम कराया था मेयो ने, वो चीज मैं आपको बताने भूल गया। ठीक है, आपका मेयो के द्वारा ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पेश किया गया था। किसका अगर एक सेकंड, हेलो, हाँ भाई, भाई मेरी बात सुने, पर क्लास में 10-15 मिनट में फ्री हूँ, फिर मिला हूँ। ठीक है भाई, देखो भाई, तो एक और चीज आपको बतानी भूल गया, मेयो के टाइम पर ही साल 1808 मैं ठीक करवाऊं, कौन करवांदा? ठीक है, मैं ठीक करवाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। देखो क्या, फिर आया तुम्हारा रिपन। रिपन ने क्या कुछ कार्रवाई बिठाई? रिपन ने आते ही रिपन बोला मैं आते ही रिबन काटूंगा। इसने पहला काम तो करे, जो पहले इरेगुलर जो जनगणना हुई थी ना, तो इसने पहले रेगुलर जनगणना करवा दी। ठीक है, रेगुलर जनगणना क्या, यानी साल 1881 में भारत में फर्स्ट रेगुलर जनगणना। अरे मैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोचूं था, वो फिर उसका गेल करवाना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लिटन के द्वारा जारी किया गया था, लिटन तो मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो 1881 में भारत में पहली रेगुलर जो जनगणना हुई हमारी, वो कब हुई? साल 1881 के अंदर। वैसे पूछ ले, पहली भारत की जनगणना 1872। ठीक है, उसी के 9 साल बाद 1881 में पहली भारत की रेगुलर जनगणना। इसको याद कैसे रखो भाई, रिपन ने आते क्या रिबन काट दिया, बोले हाँ पहली रेगुलर जनगणना अभी कराएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा 2 अधिनियम पेश करे गए थे लिटन के द्वारा। लिटन का रोला मैं कल करवाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए उनको याद रखना पड़ेगा। एक तो 1878 में इसने पेश किया था, जो लिटन था, शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम मतलब अगर अब कोई भी भारतीय कोई भी हथियार रखता है, बंदूक वगैरह, धनुष, तीर, जो भी रखना चाहो, तलवार वगैरह, तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक इसी के द्वारा मतलब जो लिटन था उसका कल कराऊंगा, ये मतलब वैसे बताने रहा हूं। लिटन के द्वारा ही क्या था, एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पेश किया गया। वर्नाक्युलर यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का आनंद था। इसके अंदर भी सेम वही बात थी भाई कि सरकार के खिलाफ आप कुछ भी चीज नहीं छाप सकते। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का आनंद। तो ये भी तुम्हारा कब पेश हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 और शस्त्र अधिनियम भी 1878। रिपन ने क्या करा, आते इनका रिबन सा काट दिया। ठीक है, नो बोला ये दोनों के दोनों कैंसल, बोलो पेंसिल। ठीक है, पेंसिल बोलो बेटा, दोनों के दोनों अधिनियम तुम्हारे कैंसिल। लिटन ने ये लिटे हुए काम करे थे, इसके वैसे लिटन के बारे में तो मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ भाई ये 2 चीजें रिमूव करने का काम किसी ने किया था, रिपन ने आते ही रिबन काट दिया। ठीक है जी, इसी के समय पर पहला भारतीय समाचार पत्र, भारतीय फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। अरे पढ़ा लेने दो, मना पढ़ा लेने दो ना, मेरा डंडा लगाओ। ठीक है, पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट पेश किया गया। किसके समय पर पेश किया गया तुम्हारा? यह भी रिपन के समय पर ही पेश किया गया, और किसकी सहायता से? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है,
ये पहला भारतीय समाचार पत्र क्या है? जेम्स ऑगस्टक इक्की के द्वारा और रिपन के समय के ऊपर भाई, जेम्स ऑगस्टक इक्की, यो था पेश करनिया। भगवान कसम दिमाग की दही होगी भाई, थोड़ी सी भी शर्म को नहीं, पागल ठाणे कौन लगे रहे, फिर भी मिलान लगे रहे हैं। कुछ तो शर्म लिहाज कर लो। देखो भाई, ठीक है, जेम्स ऑगस्टक इक्की याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ऑगस्टक इक्की का नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो तुम्हारा रिपन था, रिपन के समय के अंदर ही क्या पहला दिल्ली दरबार भी लगा था। फर्स्ट जो तुम्हारा दिल्ली दरबार था वो भी किसके टाइम पर? दिल्ली दरबार के अंदर, क्योंकि सारा शासन है तुम्हारा बंगाल से ऑपरेट होता था। बाद में धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मेनली राजधानी बंगाल थी, अंग्रेजों की भी, यार पहला मुगल मागल होया कर, जो भी सारे बंगाल मुगल का सारा सौदा उड़ता ऑपरेट होया करता, ठीक है। दिल्ली तो पाछा पड़ा था, पहला आगरा थी, इसी हिसाब से सौदा चला करता, ठीक है। तो रिपन के द्वारा क्या है, पहला तुम्हारा जो दिल्ली दरबार था वो लगाया गया था। साल पूछ ले तो साल 1877 के अंदर भाई, ठीक है। आगे चलूं, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सिस्टम है, जो अगला जो आपको पढ़ना है वो है लिटन। हालांकि हमें पहला पढ़ना था और मैं कल करवानी सोचा, लेकिन मैं अभी करवा देता हूं, बाद में फिर कल करे सो आज कर। लिटन का शासनकाल कब से कब आया? लिटन ने करे अंदर लिटोड़े काम। लिटोड़े काम का मतलब समझते हो? लिटोड़े काम का मतलब भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब गिरे हुए काम करे। सर पहला समाचार पत्र उसके द्वारा क्या लिटन के टाइम पर पेश हुआ था? अच्छा रुको 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 रुको, ये गलत करवा दिया। पहला समाचार पत्र लिटन के टाइम पर पेश हुआ था ये, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक सेकंड रुको, ये बंगाल गजट से लिटन के टाइम पर ही हुआ था। लिटन मैंने पहला लिटन करवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब करवा दूंगा, अब लिटन करवा दूंगा। ठोकर खाए पाछा मैं लाइन पे आ जाया करूँ। ये बेटा दिल्ली दरबार भी लिटन का टाइम पे था, ठीक है। तो देखो एक बार के लिए भाई थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसके लिए थोड़े माफी चाहता हूं। एक बार देख लो, रिपन के द्वारा पहला तो भारत के अंदर पहली रेगुलर जनगणना करवाई। 1878 में जो 70 अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आए थे, इन दोनों को कैंसिल करने का काम किया। प्रेस की स्वतंत्रता का जो हनन करने का काम करते थे, ठीक है जी। इसके अलावा रिपन के समय ही तुम्हारा इल्बर्ट बिल विवाद है वो हुआ था। इल्बर्ट बिल भी मैं तुमको पहले करवा चुका हूं थ्योरी के अंदर। इल्बर्ट जो बिल विवाद है वो कब हुआ तुम्हारा? इल्बर्ट बिल याद है या नहीं है? थ्योरी के अंदर करवाया था। इल्बर्ट बिल के ऊपर जो विवाद हुआ था वो भी तुम्हारा रिपन के समय पर हुआ था। थोड़ा सा एक बार के लिए ठीक कर लो इसको, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा रिपन है, रिपन के समय तुम्हारा स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन होता है लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, इसको बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्वशासन का जनक मतलब भाई जैसे आप लोकल लेवल पर है वो सरकार आने स्टार्ट होगी। जैसे मान लिया पंचायत आ गई, सरपंच बन गए, ठीक है, नगर निगम के मेयर बन गए, इसने उस सरकार का भी रिबन सा काट दिया, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। इसके टाइम पर ही, रिपन के टाइम पर ही क्या तुम्हारा हंटर कमीशन भी आया। हंटर कमीशन ये किस चीज से रिलेटेड था? ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। हंटर कमीशन तुम्हारा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था, हंटर कमीशन पढ़ाई से रिलेटेड था, शिक्षा से बिलोंग करता है हंटर कमीशन। और साल 1882 के अंदर आया था। 1882 में तुम्हारा हंटर कमीशन आया, ठीक है जी। भाई इतने नाम मुझे इतना डाटा जो मैं कई बार खुद कंफ्यूज हो जाऊं, खुद भी कई बार गलती करती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आया तुम्हारा लास्ट है 1881 में फैक्ट्री अधिनियम। अब कोई भी आप फैक्ट्री खोलते तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अंग्रेज सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी अंग्रेज जी आके उसका रिबन काटेंगे, रिपन जी। तो ये चीजें हुई तुम्हारी रिपन के टाइम पर, ठीक है जी। अब जो सबसे लास्ट है तुम्हारा जो लिटन है, जिसने सारे लिटे हुए काम करे, गंदे से गंदे काम लिटन के द्वारा करे गए थे, इसका शासनकाल कब आया तुम्हारा? साल 1876 से 80 तक तुम्हारा लिटन का शासनकाल रहा। लिटन ने क्या क्या लिटे हुए काम करे जी, अब इन कामों के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज तो लिटन के द्वारा तुम्हारा शस्त्र अधिनियम पेश किया गया, जो अभी मैंने आपको करवाया था, शस्त्र अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर बैन था, ये दोनों चीजें किसके द्वारा पेश करी गई?
ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हारे लिटन के द्वारा पेश करी गई थी साल 1878 में। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। इसके अलावा जो पहला दिल्ली दरबार था वो भी इसी के समय पे लगा था, और जो पहला जो अखबार था वो भी इसी के समय पर था। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1878, इसी के टाइम पर अभी मैंने आपको करवा दिया था। और फर्स्ट भारतीय अखबार बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टक 21। ठीक है, अखबार बंगाल गजट, जेम्स, पहले इसको लिख लेना तुम। ठीक है, एक सीरीज सी बन जाएगी ना। पहले तुम इसको लिख लेना लिटन को, जब तुम नोट्स बनाओ, उसके बाद तुम इसको लिख लेना रिपन को, फिर तुम्हें एक सीरीज की तरह याद हो जाए। पहले तो ये आए, ठीक है, और फिर इनको हटाने का काम किया रिपन ने आते रिबन से हटा, पहले तो ये शस्त्र देने में हटाओ, ये वरना को प्रेस एक्ट हटाओ, बाकी चीज बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। ओके, चीजें समझ में आई या नहीं आई? आज के लिए करते हैं बस इतना ही। जो भी तुम्हारे कांग्रेस के अधिवेशन बचे हुए थे वो सारे निपटा दिए। इसके अलावा जो भी तुम्हारे भारत के गवर्नर जनरल थे, जो खास जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कुछ तो जो गवर्नर जनरल जिनके समय पर युद्ध हुए थे वो मैंने छोड़ दिए, कुछ वॉइस रॉय हैं वो छोड़ दिए। कल ये सारा पूरा करवा के और उसके बाद इसके एमसीक्यू करवा के कल इस चैप्टर को कर दें खत्म। 3 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर होने लग रहा है। ठीक, कल इस चैप्टर को खत्म करके फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर दें। मोटा मोटा इस वीक के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आप ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, कल से थोड़ी क्लासेज भी ना सोचो मैं लंबी ले लूँ भाई, जैसे अभी 1 घंटा ही क्लास ले, वहाँ कल से परसों से आपकी 1.5 घंटे की क्लास लिया करें, ताकि इस वीक के अंदर सिलेबस तुम्हारा पूरा हो जाए। फिर अगले वीक के अंदर आप ही वह पूरी कर देंगे, क्या नाम है यो, मिडवियल हिस्ट्री, और फिर तुम्हारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, खान जाओ फटाफट।